सो बच्चों, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडामेंटल लॉजिक। और बेसिक फंडामेंटल लॉजिक वाज व्हाट? द लॉजिक वाज कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास प्लैनेट अर्थ पे अवेलेबल हैं चिल्ड्रन, दे आर नॉट अवेलेबल इन अबंडेंट क्वांटिटी, बट जो वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड. So ultimately there is a problem of what is called as scarcity और scarcity, आप कुछ भी अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसको. और इस प्रॉब्लम का सो कॉल्ड अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि हमें ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड करने पड़ते हैं. हम हर चीज अनवांटेड सो कॉल्ड अबंडेंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते. So we had three type of economic systems, children. One is called as capitalist economy, other is called as socialistic, and the third one is mixed economy. तो रशिया को किसी जमाने में या आज भी हम सोशलिस्ट बोलते हैं. इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली, बट रियलिटी मैंने आपको बता दी थी. नो इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड एज एट प्रेजेंट डेट चिल्ड्रन which can be called as truly capitalist, truly socialist और truly mixed. कहीं कहीं पे कैपिटलिस्ट सोशलिज्म चलता है, आप यूएस का नाम ले लीजिए. कहीं कहीं सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म चल जाता है. गॉट इट क्लियर? इंडिया बेसिकली कहने को सोशलिस्टिक है, बट कैपिटलिज्म भी डोमिनेट, सॉरी, कैपिटलिज्म भी डोमिनेट करता है यहाँ पे. तो जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, हम बात कर रहे हैं बेसिक प्रॉब्लम्स की. और सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स का स्ट्रक्चर बता दूं. एक तो आपने व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ा था, करेक्ट? एक आपने पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस, और एक आपने पढ़ा था फॉर होम टू प्रोड्यूस. उसके बाद बच्चों तीन प्रॉब्लम आपको मैंने और बताई थी. प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली. तो जब आप बेसिक की बात करते हैं ना तो ये तीन आ जाते हैं, और जब सेंट्रल की बात करते हैं तो 6 हो जाते हैं उसमें. सुनिए तो मेरी बात. बेसिक की जब आप बात करते हैं तो उसमें 3 आते हैं, और सेंट्रल की बात करते हैं तो 6 हो जाते हैं. बट कुछ कुछ जगहों पे बोला गया है कि जब हम सेंट्रल की बात करते हैं तो 3 आते हैं, और बेसिक की बात करते हैं तो 6 आ जाते हैं. तो अब मैं इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल क्लासिफिकेशन देता हूँ. सीबीएसई स्टूडेंट्स को बस ये 3 पढ़ाए जाते हैं, उनको वहां पे बेसिक प्रॉब्लम बोला जाता है. आईएससी स्टूडेंट्स को 6 पढ़ाए जाते हैं, उनको वहां पे बेसिक प्रॉब्लम बोला जाता है. कुछ बुक्स में इन 6 को बेसिक प्रॉब्लम बोला गया है, और कुछ बुक्स में इनको सेंट्रल. तो आप बस ये समझ लीजिए 6 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है, कैपिटलिस्ट में, सोशलिस्ट में एंड मिक्स्ड में. व्हाट इट क्लियर? तो प्लीज ओपन योर कॉपीज वेरी क्विकली, चलन क्लास ऑफ कॉपीज, और झटपट लिख लीजिए सोल्यूशन टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स. और वैसे तो मैंने आपको प्रॉब्लम साथ साथ बताई थी, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताया था जब हम पढ़ रहे थे, बट वो थोड़ा सा इनफॉर्मल था. टुडे इट इज गोइंग टू बी हाईली फॉर्मल इन नेचर. क्विकली चिल्ड्रन. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट. तो सबको ये पता है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी सो कॉल्ड इकोनॉमीज होती हैं. चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए, सॉल्यूशंस अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. आई रिपीट, सॉल्यूशंस अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूं, सबको पता तो है वैसे. इट इज एन इकोनॉमी वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर. देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. ओनली दोज थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर हाई इन डिमांड. आई रिपीट, विच आर हाई इन डिमांड. जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी हम सिर्फ उन्हीं को प्रोड्यूस करेंगे. एंड प्रॉफिट मेकिंग इज रैम्पेंट. सिर्फ उन कमोडिटीज को बेचा जाएगा जिस पे प्रॉफिट ज्यादा होगा. तो प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पे हर बात का सोल्यूशन है. प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है एनीथिंग whose demand is more than its supply sounds to have shortage in the market. And shortage के केस में बच्चों, what happens to the price of anything? It rises up. But if children, demand is less than supply, the country will have what? And what happens in case of surplus children? The price falls down. इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सिंपली प्राइस मैकेनिज्म है. और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिजनेसमैन इसी के हिसाब से सब कुछ करता है. कस्टमर ज्यादा आएगा वो दाम बढ़ा देगा, कस्टमर कम आएंगे वो दाम गिरा देंगे. सिंपल एज दैट. गॉट इट? सो राइट डाउन इन योर कॉपीज द 2-line text that I'm dictating. Price mechanism is the basic tool that helps in solving the problems
the problems of what, comma, how, what, comma, how, and for whom to produce, for whom to produce in an economy. Done? सर जो लेस प्राइस के कारण है वो तो फिर नहीं, मैं आपको कारण बताता हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, हमारे ऑथर्स किताबें लिख देते हैं बट वो ये नहीं सोचते कि सो कॉल्ड स्टूडेंट विल बी एबल टू इंटरप्रेट दैट और नॉट। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। आई एम पुटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन एंड आई वांट कि सब लोग इसको लिख दें। नजर आ रहा है बच्चों सबको? चिल्ड्रन विजिबिलिटी इज ओके? चलिए, बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपी था। कस्टमर्स वर विलिंग टू बाय 100 यूनिट्स। हाउ मेनी यूनिट्स? 100 यूनिट कस्टमर्स खरीदना चाहते थे। कितनी यूनिट खरीदना चाहते थे बच्चों? 100। इज दैट अंडरस्टूड वेल? और सप्लायर्स बेचना चाहते थे सिर्फ 20 यूनिट्स। सो मार्केट हैज शॉर्टेज और सरप्लस बच्चों? वेरी गुड। शॉर्टेज की वजह से नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हाट विल हैपन? प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज? अगले दिन प्राइस हो गया 2 रुपए। जब प्राइस बढ़ जाता है तो मेरे और आपके जैसा कस्टमर क्या करता है? वो मार्केट से चला जाता है या आ जाता है? चला जाता है। बट कुछ हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया है और वो सो कॉल्ड 2 रुपए में भी ये कमोडिटी अफोर्ड कर सकते हैं, वो मार्केट में टिके रहेंगे, मेरे आपके जैसे लोग भाग जाएंगे। तो सो कॉल्ड चिल्ड्रन, अब सेलर के लिए ये एक मोटिवेशन है, इट इज एन इंसेंटिव कि पहले प्रोडक्ट 1 रुपए में बिकता था, अब कितने में बिकेगा? 2 रुपए में। तो दे विल come into the market to sell more or they will also back off? They will come into the market to sell. Sellers are willing to sell how many units? 40. Still market में sellers 40 units बेचना चाहते हैं but buyer कितनी खरीदना चाहता है? 80. तो it is children a situation of surplus or shortage? Still it is a situation of so called shortage. Next day morning what will happen to the price children? फिर बढ़ जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा। 3 रुपए पे कुछ कस्टमर्स होंगे जो अफोर्ड करेंगे बट मेजॉरिटी लोग अफोर्ड, या कुछ लोग अफोर्ड करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, मेजॉरिटी बोलना गलत होगा। तो 60 यूनिट्स अभी भी लोग खरीदना चाहते हैं, 20 कस्टमर्स भाग गए। दिस इज एन इंसेंटिव फॉर द सेलर और नॉट चिल्ड्रन? इंसेंटिव है, क्योंकि सामान का प्राइस बढ़ रहा है तो वो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बेच के महंगी प्राइस पे और प्रॉफिट कमाना। तो सेलर्स मार्केट में ज्यादा आ गए। अब बच्चों क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है? अब इक्वालिटी आ गई है। देयर इज नो शॉर्टेज, नो सरप्लस। दिस सिचुएशन इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इक्विलिब्रियम। सबको बात समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? चलिए, कुछ और बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा। मार्केट में प्राइस 5 रुपए था, लोगों को बहुत महंगा लग रहा था, सिर्फ 20 यूनिट्स की डिमांड है मार्केट में, बट सप्लायर्स आर विलिंग टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स? 100। वो 100 यूनिट बेचना चाह रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सप्लायर्स आर विलिंग टू सेल 100 यूनिट्स बट बायर्स आर विलिंग टू बाय ओनली 20। देयर आर मोर सेलर्स और देयर आर मोर बायर्स? मोर सेलर्स। तो मार्केट हैज अबंडेंट अवेलेबिलिटी और लेस अवेलेबिलिटी? अबंडेंट। तो इसको बोलते हैं बच्चों सरप्लस। तो बाजार में जब चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं, सरप्लस हो जाता है, सेलर बेचारा अपना सामान बेचने के लिए क्या करेगा? प्राइस को गिरा देगा। तो कल सवेरे प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों? 4 रुपी। प्राइस गिर गई तो इट इज गुड फॉर द बायर दैट प्राइस हैज गॉन डाउन और गुड फॉर सेलर? गुड फॉर बायर। बायर 80 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, सेलर कह रहा है मेरे लिए तो इंसेंटिव ही नहीं है, मैं पहले तो 5 रुपए में बेचता था, अब अच्छा चलो थोड़ा सा बेचते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट अगर बिकेगा नहीं तो नौकरी की तनख्वाह कहां से देंगे? तो दे आर विलिंग टू सेल जस्ट 80। सॉरी, just hold on children,
ये 40 होगा, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। सो चिल्ड्रन अभी भी सिचुएशन किस चीज की है? सरप्लस और शॉर्टेज। वेरी गुड, सरप्लस। एंड सरप्लस के केस में अगले दिन क्या होगा बच्चों? प्राइस विल फॉल डाउन और गो अप? फॉल डाउन। इट इज गिविंग इंसेंटिव टू द बायर। बायर अब और आ जाएंगे मार्केट में क्योंकि सामान सस्ता हो रहा है, बट सेलर बाजार छोड़ के चला जाएगा। और अब डिमांड और सप्लाई आपको कितनी नजर आ रही है बच्चों? सेम नजर आ रही है। दिस इज इक्विलिब्रियम। तो ये जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, नीड एंड विलिंगनेस टू सेल है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइस मैकेनिज्म। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? तो इसका मैं आपको एक ग्राफिकल एनालिसिस ड्रॉ करके बता जरूर देता हूं, बट अगेन चिल्ड्रन ये आपके 11th के सिलेबस में नहीं है, ये आपको 12th क्लास में मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाएगा। सो आई एम जस्ट मार्किंग इट टू हैव अ क्लासिफिकेटरी अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है। ये y एक्सिस है, ओरिजिन एंड x एक्सिस। चलो ना, आपको ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कुछ नजर आ रहा है? Yes, sir. इसे बोलते हैं डिमांड स्लोप। ये सर बनेगा कैसे? ये बनेगा when you will be taking price on the y axis and quantity on the x axis. Then children, ये जो आपको क्रॉस नजर आया, this represents supply, surplus नहीं supply। ये कैसे बनेगा? Taking quantity on the x axis and price on the y axis. So आपको ये एक सेंटर पॉइंट मिलेगा जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। This point is called as equilibrium। और ये आपका 3 रुपए वाला पॉइंट है। चलो कौन सा? 3 रुपए। Where price is known as equilibrium price and quantity is known as equilibrium quantity, and price is called as what children? Equilibrium price। तो जब भी मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है बच्चों, what will happen? Its price increases। और जब भी बच्चों सप्लाई ज्यादा होती है मार्केट में, its price decreases। ये एग्जैक्टली प्राइस मैकेनिज्म है जो क्लास 12th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको मार्केट इक्विलिब्रियम नाम का एक सो कॉल्ड प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप इसका पूरा ज्ञान ले सकते हैं। गॉट इट? वैसे आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, नॉट टू वरी। प्लीज कॉपी दिस क्विकली चिल्ड्रन। चलिए, तो आई होप सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। Yes, sir. बाकी ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिएगा, ये एक्चुअली 12th का सिलेबस है। तो यहाँ पे लिखा भी है, प्राइस मैकेनिज्म इज द मैकेनिज्म इन विच प्राइस प्लेज अ की रोल इन डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड रिसोर्स सप्लायर्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। आप गए कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में, वहां पे आपको वो लोग सिल्वर ऑर्नामेंट बेचने में इंटरेस्टेड होंगे, गोल्ड में या डायमंड में? चल रहे हैं डायमंड। व्हाई इज इट सो? प्राइस भी ज्यादा है, लोगों को पहचान भी कम होती है, इजिली कस्टमर को चीट भी किया जा सकता है, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप बोले हमें सिल्वर चाहिए तो आपको एकदम दलिद्दर की तरह देखा जाएगा। गॉट इट क्लियर? जैसे आप घर की 12वीं और 13वीं संतान है। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट क्लियर? तो सो कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म ऐसे काम करता है, जिसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है, हम उसी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड? चलिए, तो यहाँ पे लिखा भी है कि प्राइस मैकेनिज्म में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन इज प्राइस, मैंने आपको बता दिया कि प्राइस का मतलब क्या होता है, एंड अदर इज व्हाट इज नेम्ड एज चिल्ड्रन मार्केट। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा डिमांड और सप्लाई का इंटरैक्शन था, नजर आया? इसी को बच्चों बोलते हैं फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। दिस pink line is visible to all, point N and point M। यहां पे प्राइस होगा P1, जो ऑब्वियस सी बात है OP प्राइस से थोड़ा ज्यादा है। ध्यान से बताइएगा बच्चों, N पॉइंट सप्लाई कर्व पे नजर आ रहा है या सप्लाई स्लोप पे, और M पॉइंट कहां नजर आ रहा है? डिमांड। कॉमन सेंस, सिर्फ कॉमन सेंस। दोनों में से आगे क्या है? N या M? एन सप्लाई आगे है और डिमांड पीछे है। दिस सिचुएशन इज नोन एज व्हाट? एक्सेस सप्लाई। मार्केट में चिल्ड्रन जब सप्लाई ज्यादा होती है, व्हाट हैपेंस टू द प्राइस?
प्राइस डिक्रीजेस। खोपड़े में बात गई। चलिए वंस मोर, एक बार और। सबको ये ब्राउन लाइन नजर आ रही है? पॉइंट जे एंड पॉइंट के, आगे कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है बच्चों? जे। ऑन विच स्लोप? और पीछे कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है? ऑन विच स्लोप? सो यहाँ पे आगे क्या था बच्चों? नहीं, एक्सेस तो था। क्या था एक्सेस? डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। तो जब मार्केट में चिल्ड्रन डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? प्राइस विल इंक्रीज। तो एग्जैक्टली अगर मैं फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बात करूं चिल्ड्रन, तो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो होता है वो ये होता है बेसिकली, दैट फंक्शन which happens to which creates the situation की प्राइस कम हो and that function which creates the situation की सप्लाई बढ़ जाए। फेस्टिव सीजन में इंडियन रेलवेज का प्रीमियम तत्काल का टिकट बहुत महंगा होता है, बट नॉर्मल सीजन में आपको तत्काल का टिकट भी कंपैरेटिवली हो सकता है इंडियन रेलवे सस्ते में दे दे। क्यों? द फिनोमेना ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। गॉट इट क्लियर? जब बारिश का सीजन होता है भयंकर, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, सब्जी मंडी में बहुत कम सब्जी वाले होते हैं, क्या वो आपको सस्ते में सब्जी बेचेंगे? नो। बायर्स आर मोर, सेलर्स आर लेस, प्राइस विल गो अप। गॉट इट क्लियर? शाम को जाइए 9:30 बजे सब्जी मंडी, मेनी सेलर्स आर देयर टू सेल द वेजिटेबल्स बट बायर्स आर एक्सट्रीमली लेस। द सिचुएशन इज व्हाट चिल्ड्रन? तो उस शाम के समय पे आपको सब्जी बहुत सस्ती मिलेगी। समझ में आ गई बात? पक्का? इसको ड्रॉ कर लीजिए क्विकली। सो प्राइस और मार्केट दोनों बातें समझ में आ गई बच्चों? चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको मार्केट के बारे में बेसिक टर्म्स में बताया था। एक होती है बच्चों गुड्स मार्केट, एक होती है बैड मार्केट। नो, दैट मार्केट वेयर एवरी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कपड़ा, ज्वेलरी, कार, सब कुछ बिकता है, इट इज नोन एज गुड्स मार्केट। बट वेयर so called you can get sufficient number of resources, that is factors of production in terms of land, person's hard work, that is labor. Just hold on, I repeat children, you will get land, person's hard work, that is labor, required amount of man-made resources, capital, and the talent, innovation of a human being, entrepreneur. तो आपको इनके लिए भी पेमेंट करना पड़ेगा। कोई मेरे को बता सकता है कि क्यों हर फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है बच्चों? सर ये सारे फैक्टर्स। अच्छा चलिए, सारे फैक्टर्स हैं, और एक रीजन और भी है चिल्ड्रन, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इंसान की जो मेहनत है जिसके लिए बदले में आप वेजेस पे करते हैं बहुत सस्ते में मिल जाता है वो। गॉट इट क्लियर? So for the use of land, what do we pay? Rent. For labor we pay wages. For capital we pay interest. And to the entrepreneur we pay what? Profit. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर entrepreneurs की नीड बहुत ज्यादा है बट अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, तो कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके ज्यादा इनोवेशन सब लोग नहीं कर सकते। अगर पैसे की जरूरत मेरे को बहुत ज्यादा है बट लेंडिंग के लिए बैंक उतना पैसा देगा नहीं, तो मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। इफ आई वॉन्ट अ पर्सन टू वर्क इन माई फैक्ट्री बट पीपल आर अवेलेबल इन वेरी लेस नंबर, वेजेस बढ़ जाएंगे। और अगर लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है बट हम बहुत सो कॉल्ड अग्रेसिव है इसको लेने के लिए, बहुत नीडी है, तो हमें रेंट ज्यादा देना पड़ेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? सो दीज आर चिल्ड्रन कॉल्ड एज फैक्टर प्राइसेस। व्हाट? फैक्टर प्राइसेस। और ये भी बच्चों चलते डिमांड और सप्लाई से है। एक छोटा सा एग्जांपल, ड्यूरिंग दीपावली सीजन आपके पेरेंट्स ने सोचा कि घर में व्हाइट वॉश करा लें, बट आपसे उन्होंने कंसल्ट किया तो आपने कहा नहीं, दीपावली के सीजन में व्हाइट वॉश मत कराइए, लेट द फेस्टिवल गेट ओवर, लेट द फेस्टिवल गेट ओवर। आपने ऐसा सो कॉल्ड डिसीजन क्यों पापा मम्मी को दिया? यस, रीजन बीइंग कि दीपावली में तो एवरी पर्सन इज विलिंग कि उसके घर में व्हाइट वॉश हो जाए, तो इसलिए व्हाइट वॉश करने वालों की डिमांड बहुत ज्यादा है, बट इतने वर्कर्स है नहीं मार्केट में, तो लोग नौटंकी करते हैं और प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। गॉट इट क्लियर? एक बार दीपावली का फेस्टिवल खत्म हो जाने दीजिए,
इनके पास काम ज्यादा रहेगा नहीं, ये हर दिन आपको फोन करेंगे, भैया आ जाए कल पेंट करने के लिए, भैया सामान ले हम आ जाए, तो दैट टाइम यू विल बी गेटिंग लेस वेजेस टू बी पेड टू दीज पर्संस। बट अगर सर वेजेस मान लीजिए सेम है, ये काम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे और यहाँ पे काम खराब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ये झटपट आपका काम निपटा के गंदा संदा भाग जाएंगे। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, धनतेरस वाले दिन ऑफर्स क्यों लगाती हैं? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा हैं बट डिमांड उतनी ज्यादा, इसलिए ऑफर्स लगाते हैं। व्हाट इट क्लियर? आपने आज से 25 साल पहले पापा मम्मी से पूछिएगा, कभी नहीं सुना होगा कि सो कॉल्ड गोल्ड के मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट है। बट आज गोल्ड डायमंड सबके मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट क्यों होता है? एक्चुअली वो चीट करने वाला डिस्काउंट होता है। पहले वो अनाप शनाप प्राइस बढ़ा देते हैं और फिर आपको डिस्काउंट देते हैं, बट रीजन इज सेलर्स आर ह्यूज इन नंबर बट उतने बायर्स है ही नहीं। व्हेन आई वाज ऑफ योर एज चिल्ड्रन, पूरे हफ्ते मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कभी भी आप मूवी देखने जाइए, टिकट प्राइस यूज्ड टू रिमेन सेम। बट जब से पीवीआर, आइनॉक्स सिनेमाज एंड ऑल दैट मल्टी ब्रांड चले आए, इन्होंने इतने अपने थिएटर्स खोल दिए, सप्लाई इतनी ज्यादा कर दी कि पब्लिक को चॉइस बहुत ज्यादा मिल गई। तो इसलिए चाहते हैं कि थर्सडे को भी बच्चे स्कूल ना जाके हमारे यहाँ आदि पुरुष मूवी देखने चले हैं। वो आदि पुरुष नहीं, वो आधा पुरुष मूवी होनी चाहिए या आधा मेंटल पुरुष होनी चाहिए। तो ये लोग इसीलिए आपको डिस्काउंट देते हैं क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है। बट दोज वर द डेज जब ऐसा कुछ भी नहीं होता था। समझ में आया? डिस्काउंट कूपन्स देते हैं, पहले मूवी थिएटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई कम थी बेसिकली। तो समझ में आ गया बच्चों कि कैसे आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर समस्या का समाधान करेंगे? कंफर्म? पक्का? तो सर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का तो आपने जिक्र ही नहीं किया। अरे बता तो दिया भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस जिसकी डिमांड ज्यादा होगी। गॉट इट क्लियर? प्राइस मैकेनिज्म में दोनों आया था। हाउ टू प्रोड्यूस ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, फिर आएगा थोड़ी देर में। अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो आप अपनी कॉस्ट को क्या रखेंगे बच्चों? एकदम मिनिमम, एकदम कम कॉस्ट रखेंगे। तो कॉस्ट आपकी मिनिमम तब होगी व्हेन यू यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी टेक्निक? कैपिटल इंटेंसिव। खोपड़े में बात गई? तो कॉस्ट मिनिमम होगी, एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा भदोई का। बच्चों ने एरिया सुना है भदोई? प्रयागराज टू वाराणसी के बीच में जब आप जाते हैं तो ये भदोई एरिया पड़ता है। फॉर व्हाट इट वाज फेमस इन अर्लियर टाइम चिल्ड्रन? नहीं भाई, कारपेट इंडस्ट्री चिल्ड्रन। आज भी काफी यहाँ पे पारलूम्स, हैंडलूम्स हैं जो कारपेट बना के यूएस और सो कॉल्ड यूके की मार्केट में एक्सपोर्ट करती हैं। बट काफी कंपनीज बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि कंपनीज के पास कंपटीशन आ गया। फैक्ट्रीज जो मशीनों से कारपेट बनाती थी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज लोएस्ट, और जो मैनुअल लेबर्स रखते थे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज वेरी हाई। तो इनके कारपेट्स फॉरेन कंट्रीज में महंगे पड़ते थे, इसलिए इनके कारपेट्स बिकने बंद हो गए। तो ये कंपनीज भी बंद हो गई। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो अगर ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे आ जाते और कॉस्ट अपनी कम कर लेते तो ये एटलीस्ट चलते रहते। समझ गए बच्चों बात को? चलिए, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म? पहला फंक्शन है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटर्मिनिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर ये कैसे पता लगेगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। प्रेजेंटली मिल्क इज अवेलेबल 60 रुपी पर लीटर, बट 25 साल 26 साल पहले जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे, मिल्क वॉज अवेलेबल 8 रुपीज लीटर। दाम क्यों बढ़ गया? मल्टीपल रीजन आर देयर। एक तो लोगों की डिमांड ज्यादा है, प्लस गैया को भूसा खिलाने, चारा खिलाने के लिए जो दूध वाला है वो जहां से चारा और भूसा खरीदने जाता है उसको भी पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। तो पहले चारा मिलता था 2 रुपए किलो, आज मिलता है 200 रुपए किलो। लॉजिक समझ में आ गया? सो जब जब प्राइस बढ़ेगा इसका मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई में उथल पुथल आ रही है। ऑटोमेटिकली वी कम टू नो दैट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव गॉन अप। पहले जिस घर में हार्डली एक 2 व्हीलर हुआ करती थी, आज उस घर में 2 कार्स हैं और एटलीस्ट 3 2 व्हीलर्स हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज डिमांड फॉर कम्यूटिंग हैज गॉन अप। I remember I was in class graduation first year children. Just at a price of around 19,600, my father bought me a 2-wheeler of LML company. अब आप एक्टिवा खरीदने जाते हैं तो मिनिमम आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं? 95,000।
1984 में इतने पैसे में 2 मारुति कार आ जाती थी, आज इतने पैसे में 1/3 भी नहीं आएगी। वॉट इट क्लियर? तो क्यों प्राइस बढ़ गया? इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन क्यों हुआ? दोनों बातें आपको पता है। कुछ चीजों की कॉस्ट बढ़ी। कैसे बढ़ी भाई? पहले रिसोर्सेस को अरेंज करने के लिए हम किसी वर्कर को 50 रुपए देते थे, अब वर्कर कह रहा है मैं 60 रुपए से कम पे काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को जो राशन का सामान लेने जाना पड़ता है उसका प्राइस भी बढ़ गया है। तो ये एक्टिविटी स्टार्ट कहां से हुई? किसान ने सोचा भाई बहुत खराब वेदर कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस एकदम बर्बाद हो चुकी हैं, तो पिछले साल मैंने 10 रुपए किलो गेहूं बेची थी और टोटल बेचा था 1000 किलो क्विंटल्स। हाउ मच? इस बार मेरा जो आउटपुट है दैट इज ओनली 800 किलो क्विंटल्स, तो मेरा आउटपुट ज्यादा हुआ ही नहीं। पिछली बार 10 into 1000 मैंने कितना कमाया था? 10,000। इस बार मेरे को 15,000 16,000 कमाना है, तो मैं गेहूं का प्राइस क्या कर दूंगा बच्चों? 20 रुपए। 10 रुपए की गेहूं थी, 4 रुपए पीसने का खर्चा आता था, 2 रुपए प्रॉफिट जुड़ता था, 16 रुपए की गेहूं सॉरी आटा 1 किलो बिक जाता था। अब 20 रुपए में पिसाई का खर्चा 8 रुपए, प्रॉफिट 6 रुपए। व्हाट इज द प्राइस ऑफ व्हीट फ्लोर? 34। तो अगर मेरे जैसा रेस्टोरेंट ओनर जो पहले 16 रुपए किलो आटा खरीदता था अब 34 रुपए किलो खरीद रहा है। पहले हम 16 रुपए का आटा खरीद के चपाती बेचते थे 25 रुपए की, अब हम 34 रुपीज का आटा खरीदेंगे और चपाती कितने की बेचेंगे? 75। तो जब आपके पापा जो बिजनेसमैन है वो पहले रेस्टोरेंट में आते थे और चपाती के लिए कितना पे करते थे? 25। आज उन्हें फैमिली डिनर में चपाती के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 75। तो कल से वो जो अपने बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे थे, लेटेस्ट से उनकी शूज की मैन्युफैक्चरिंग थी, 600 रुपी पर पेयर वो शूज बेचते थे, अब उन्होंने शू का प्राइस बढ़ा के क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि नौकर कह रहा है बाबूजी पहले हमारी तनख्वाह 10 रुपए पर जोड़ी जूते की थी, हमको चाहिए 25 रुपए जोड़ी जूता। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में सो कॉल्ड फीस प्रिंसिपल ने बढ़ा दी है, तो हमको फीस के ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो फीस के हमको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो अब हम 10 रुपए में नौकरी नहीं कर पाएंगे, हमें कम से कम कितने पैसे चाहिए? 25 रुपए, तब तो हम नौकरी कर पाएंगे। तो हमारा नौकर कह रहा है पैसा बढ़ाओ, हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहां चपाती महंगी हो गई, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ा दिया। तो जब सारे खर्चे बढ़ जाएंगे बच्चों, तो जो शू हम 600 में मैन्युफैक्चर करके, आई रिपीट 600 में मैन्युफैक्चर करके मार्केट में 750 में बेचते थे, आज हमारी कॉस्ट 900 हो गई है, हम उसे मार्केट में 1200 रुपए में बेचेंगे। बात समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं? तो ये एक जगह से प्राइस बढ़नी स्टार्ट होती है और ये हर जगह बढ़ने लग जाती है। अभी टोमेटो महंगा हुआ था, मैकडॉनल्ड हो सकता है बर्गर का प्राइस बढ़ा दे या बर्गर का साइज छोटा कर दे। तो जब एक जगह प्राइस बढ़ता है उसका इफेक्ट हर जगह जाता है। मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो जाए, सऊदी अरेबिया से गल्फ से जो हम फ्यूल खरीद रहे हैं वो लोग उसका दाम बढ़ा दें, तो हमारी पूरे इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। जहां जहां क्रूड ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सारी टर्बाइंस और माइंस इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट क्योंकि ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो कस्टमर से चार्ज भी ज्यादा करेंगे, मेरे से भी ज्यादा चार्ज करेंगे, मैं अपना रेम्यूनरेशन बढ़ा दूंगा। जेरोक्स वाला फोटोस्टैट के ज्यादा पैसे मांग रहा है, सर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, मैं चार्जेस बढ़ा दूंगा। मैं आपसे ज्यादा चार्जेस लूंगा तो आपके पापा मेरे को ज्यादा चार्जेस देंगे, तो वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। तो पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाता है। व्हाट इट क्लियर? और डिमांड बढ़ने की वजह से ऐसा सब कुछ होता है। सो पीपल अंडरस्टूड हाउ इट डिटरमिन्स द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई? नो सर। अगला पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं एंड फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी बोलते हैं। आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम फ्री टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट। आई रिपीट, फ्री टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चों। लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा, भारती एयरटेल। किसी जमाने में ये दो ब्रांड से बिजनेस करते थे बच्चों, वन वॉज टचटेल एंड अदर इज एयरटेल। एयरटेल में दे यूज्ड टू गिव देयर वायरलेस सर्विसेज एंड टचटेल में लैंडलाइन फोन्स। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला 9,000 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस है,
2 ब्रांड से चलाएंगे तो 2 बार पैसा देना पड़ेगा। एयरटेल ने कहा हमारा तो इतना क्लाइंटेल ही नहीं है, हम क्यों 2 बार पैसा दें। उन्होंने टचटेल ब्रांड को बंद कर दिया, और लैंडलाइन फोन, इंटरनेट सर्विसेज, फाइबर ब्रॉडबैंड, वायरलेस, एवरी एल लॉट ऑफ थिंग इज नाउ सोल्ड इन द नेम ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, एयरटेल। कंपनी ने क्यों ऐसा किया? ताकि 2 बार लाइसेंस फीस ना देनी पड़े, लाइसेंस फीस एक बार लगे। समझ में आ गया? तो हमने भी किस चीज को इंपॉर्टेंस दी? प्राइस को। गॉट इट क्लियर? चाट के ठेले वाला है, प्राइमरली तो पानीपुरी, दैट इज गोलगप्पे और टिक्की और टमाटर ही बेचता था। उसको लग रहा है कि मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो सो कॉल्ड रेगुलर कस्टमर्स हैं, और 1-2 कस्टमर ने बोल भी दिया दही बड़ा भी बेचा करो, 1-2 कस्टमर बोल दिया गुलाब जामुन भी बेचा करो, 1-2 कस्टमर बोल दिया वो मिर्ची वाले आलू भी बेचा करो। तो इस चाट वाले को क्या लग रहा है, यार ठेला तो लगा ही हुआ अपना ऑलरेडी, थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे, 2 लोग को और रख लेंगे, कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ेगी जितना ज्यादा रेवेन्यू आएगा, तो चलो ये बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं। अब उसने देखा मोहल्ले में 2 लोग मोमोज बेच रहे हैं, चलो मैं भी मोमोज और चाइनीज बेचने लग जाऊं। बट मोमोज और चाइनीज की क्लाइंटेज उसके पास नहीं आती। 1 हफ्ते उसने ट्राई किया, गॉट इट क्लियर, और जब क्लाइंटेल आई नहीं, उसने मोमोज और चाउमीन बेचना बंद कर दिया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दीज थिंग्स इन योर स्कूल कैंटीन। कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई और बाद में अचानक से आपको लगा बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि उस पर पैसे लग रहे हैं बट उस पर रेवेन्यू आ नहीं पा रहा। बात समझ में आई बच्चों की? नहीं आई? पक्का? सो फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजन व्हाट टू सेल व्हाट नॉट टू सेल, दिस विल बी टेकन बाय द प्रोड्यूसर, कि उसके कंज्यूमर्स की क्या चाहत है। समझ में आ गई बात? चल, एनी क्वेरीज ऑन दिस? नो। तो मेरे को काफी बच्चों ने बोला सर कैन यू गाइड अस सम टॉपिक्स इन हिंदी एज वेल। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, हिंदी का भी बैच चालू हो गया। बट 1-2 बार सोचा कि फ्रेंच भाषा पढ़ानी चालू करूं, चालू किया पढ़ाना, बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहते थे, तो मैंने फ्रेंच की क्लासेस बंद कर दी। समझ में आई बात? गाइडिंग फोर्स फॉर कंज्यूमर्स, सर इसका क्या मतलब है? अगर एयरटेल वालों को पता लग जाए कि मेजॉरिटी लोग ड्यूरिंग पैंडेमिक फाइबर नेटवर्क को चाहते हैं, क्यों चाहते हैं फाइबर नेटवर्क? ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग रहे। क्या बच्चों एयरटेल वाले डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। उनको पता है डिमांड इसकी इतनी ज्यादा है, डिमांड इसकी इतनी ज्यादा है। तो कोविड के टाइम पे इनका बेसिक प्लान 599 का था, बट कोविड चला गया, लोगों की इंटरनेट की डिपेंडेंसी और कंजम्पशन कम हो गई, इन्होंने ऑफर दिया 6 मंथ्स का रिचार्ज कराइए, 1 मंथ विल बी फ्री और इंस्टॉलेशन भी फ्री हो जाएगा। बट ऐसा ऑफर पैंडेमिक में क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस समय कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर इस पे बहुत ज्यादा था, डिमांड बहुत ज्यादा थी। हैव यू एवर हर्ड चिल्ड्रन दैट लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, चेन्नई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी आर ऑफरिंग फी डिस्काउंट्स? नो। ऐसा घटिया दलिद्र काम कौन करेगा? एमिटी करेगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इनकी सप्लाई ज्यादा है और यहाँ पे बच्चे पढ़ने पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए इन्हें डिस्काउंट देके एडमिशन लेना पड़ता है। बट इनके पास, इनको पता है क्या हुआ, इनको पता है कि हमारे स्टूडेंट्स तो ढेर सारे आएंगे, हमारे पास लोग पैसा खर्च करने आएंगे ही आएंगे, तो हम डिस्काउंट क्यों देंगे? सो अंडरस्टूड द मीनिंग गाइडिंग फोर्स फॉर कंज्यूमर चिल्ड्रन? पक्का? कंफर्म? तो लिखा भी है लेवल ऑफ इनकम डिटरमिन्स द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। इनकम अगर हाई है तो आप आईफोन जैसा प्रोडक्ट खरीदेंगे। आईफोन लॉन्च हुआ था सबसे पहले शायद 2008-9 में, आईफोन 1 शायद लॉन्च हुआ था। उस समय इंडिया में इनका डिब्बा भी मैन्युफैक्चर नहीं होता था, बट आज इनके काफी आईफोन्स, आईफोन 14, 14 प्लस, 12, 13 ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, चल रहे हैं। तो एप्पल वाले उस समय मैन्युफैक्चरिंग करने क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता था उस समय एक एवरेज इंडियन आईफोन खरीदने की हैसियत नहीं रखता, उसके पास उतने पैसे ही नहीं है। बट नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग, यार BMW भी बहुत बिक रही है, मर्सिडीज भी इंडिया में बहुत बिक रही है, 1-1 लाख रुपए की 2 व्हीलर बिक रही है यहाँ पे, 40-50 हजार का तो सैमसंग का फोन और रेडमी का भी फोन बिक रहा है। तो जब 50 हजार का रेडमी बिक सकता है तो 35 हजार का आईफोन 40 हजार का भी बिक सकता है। तो एप्पल को नजर आया कि लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, रेस्टोरेंट की सेल बढ़ गई है, गवर्नमेंट के जीएसटी कलेक्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो लोग खर्च करेंगे, तभी उनसे जीएसटी वसूला जाएगा, तभी गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा।
2018 में नहीं आया था, 1 जुलाई 2017 से आया था। व्हाट इट क्लियर? तो एप्पल ने जब 2008-9 में आईफोन लॉन्च किया तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। इंडिया में तो अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई इस साल से, और अभी भी पूरी नहीं हुई है, 2025-26 तक फुल फ्लेजेड होगी। तो जब लगा 2017 में हर महीने गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ेगा? आई होप सो चिल्ड्रन, आई एम नॉट फास्ट। कैसे बढ़ेगा भाई? आप मार्केट से 2 की जगह 4 पेन खरीदते हो, क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड पहले आपके परिवार में एक बच्चा था, 2 बच्चे हैं। पहले आप नोट्स सो कॉल्ड बनाते थे ऑफलाइन, अब आप डिजिटल कंटेंट तैयार करते हो तो आपको डिजिटल डिवाइस की जरूरत है। तो एप्पल वालों ने रिसर्च करवाई कि हिंदुस्तान में लोगों का खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है। बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज है, मैकेंजी एंड ऑल, एंड दे सेड हिंदुस्तान में खर्चा बढ़ रहा है। पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को लैपटॉप लेके देते थे 11-12 के बाद, अब तो भाई हर घर में कंप्यूटर लैपटॉप एक यूज टू चीज है। टैबलेट भी हर घर में मिल जाएगा, मोबाइल भी मिल जाएगा। अब ये सब चीजें लग्जरी नहीं है। तो एप्पल को लगा यार देश की लोगों की कमाई बढ़ रही है, क्योंकि भारत सरकार का जीएसटी कलेक्शन ना हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। कभी 20,000 करोड़, कभी 70,000 करोड़, कभी 90,000 करोड़, कभी 1 लाख करोड़। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग खर्च करेंगे तो उस पर जीएसटी वसूला जाएगा। तो जब भाई खर्चा बढ़ेगा, जीएसटी भी बढ़ेगा। बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? हर कंपनी इंडिया में आ रही है बिजनेस करने के लिए। पहले मारुति जैसी 1-2 छोटी मोटी कंपनीज थी, आज 15-20 कंपनीज कंट्री में है। पहले आपके पापा सो कॉल्ड लोकल कस्टमर को गुड्स बेचते थे, अब रेस्टोरेंट वाला भी आपके पापा की राइस मिल से चावल खरीद के ले जा रहा है। काफी टूरिज्म इंडिया में बढ़ रहा है। पहले कम लोग इंडिया में आते थे घूमने, अब ज्यादा आने लग गए। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन मतलब खाने पीने का खर्चा बढ़ रहा है। तो खर्चा बढ़ रहा है तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ ना धो लें, पूरी डुबकी मार लें, तो इंडिया में एक स्टोर खोल लिया जाए। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? चलिए, सो मूविंग फर्दर, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर इनकम। अभी अभी मैंने आपको बताया, जमाना था जब इंडिया में लोग एमबीए जानते भी नहीं थे क्या होता है, बट आज हर बच्चा एमबीए करना चाहता है, फैशन स्टडीज के कोर्सेज करना चाहता है, लॉ की पढ़ाई करना चाहता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया विल बी having no more shortage of lawyers, no more shortage of MBAs, no more shortage of technocrats, no more shortage of fashion designers. पहले कुछ गिने चुने थे, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची एंड ऑल दैट, अब बहुत हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपना डिजाइन इटली में करवाती थी, अब वो डिजाइन कहां करवा रही है? इंडिया में। इटली में डिजाइनर को इंडियन करेंसी में देना पड़ता है 5 लाख, यहां देना पड़ता है सिर्फ 1 लाख। आपके मौसा जी ने कनाडा में घर खरीदा, लॉयर ने बोला मैं $100 फीस लूंगा पूरा लीगल डॉक्यूमेंट बनाने का। मौसा जी ने सोचा $1 85 रुपीज का है, तो $100 फीस इंडियन करेंसी में कितने की हो गई? 8,500। उन्होंने आपके पापा को इंडिया में फोन किया, जब देखना कोई वकील है, इस तरह से डीड बनानी है, अग्रीमेंट बनाना है, उससे को बना के मेरे को पीडीएफ भेज दे, मैं स्टैम्प पेपर में प्रिंट आउट निकलवा लूंगा। आपके मोहल्ले में एक लॉयर थे जिन्होंने ये पूरा काम कितने में कर दिया? 4,000 रुपए में। तो काफी लोग यूएस से किन लॉयर्स से काम करवाने लग गए? इंडिया में। इसको बोलते हैं एलपीओ। व्हाट? ये क्या होता है सर? लीगल प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। आई रिपीट, लीगल प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। अभी रिसेंटली मेरे को कोलकाता के एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। लास्ट ईयर मेरे पास एक दुबई का स्टूडेंट था, मैंने ऐसे उससे पूछा तेरे को लाइव क्लास के लिए कोई दुबई में टीचर नहीं मिला? कह रहा सर क्वालिटी तो एक अलग फैक्टर है, यहाँ पे टीचर बड़े महंगे हैं, टीचर बड़े महंगे हैं, बट इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर्स बड़े सस्ते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? यूएस में अगर आपका दांत टूट जाए ना, आपको कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे दांत बनवाने में, इंडिया में पूरा जबड़ा रिपेयर हो जाएगा 50,000 में। तो ज्यादातर लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए कहाँ आएंगे? इंडिया। खोपड़े में बात गई। इंडिया में कैंसर का इलाज मान लीजिए 20 लाख रुपए में होता है, यूएस में 1 करोड़ में होगा। तो यूएस में किसी कैंसर हो जाए, कहेगा मेरे को ग्रेवयार्ड ले चलो, ना बर्बाद करो इतना पैसा। तो वो 2 चॉइस देगा, या तो हिंदुस्तान ले चलो तो ग्रेवयार्ड ले चलो। तो मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चीजें सस्ती हैं बेसिकली। घटिया तो नहीं है, खैर सस्ती है, बट अब क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो अगर सस्ता फैक्टर आपको इंडिया में मिलेगा तो आप कहां से सर्विस लोगे?
सुंदर पिचाई जी क्यों काम करने को तैयार हो गए यूएस में? क्योंकि उनकी सैलरी 700-800 करोड़ रुपए है। यूएस एमबीए बोलता है मेरे को 2000 करोड़ चाहिए, तो गूगल कहेगा भैया 2000 करोड़ तो ना दे पाएंगे, हम सुंदर पिचाई को ही रख लेते हैं अपने यहाँ। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इंडियन सीए यूएस जाता है और कहता है मैं $10,000 पर मंथ में काम कर लूंगा। इंडियन करेंसी में सैलरी कितनी हो गई? 8.5 लाख। यूएस में पहली बात तो सीए मिलते नहीं है, अगर मिल भी गए मिनिमम $20,000 लेंगे। तो यूएस की कंपनी इंडियन सीए को हायर करेगी या यूएस सीए को हायर करेगी? डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर इनकम, इंडियन सीए सस्ता है इसलिए उसको रख लो। समझ गए बच्चों? पक्का? चलिए, गाइड टू प्रोड्यूसर, यू आर अ बिजनेसमैन चिल्ड्रन। चाइना से रॉ मटेरियल खरीदेंगे जहां सस्ता मिलेगा या जापान से? चाइना से। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। बच्चों आपने डाबर कंपनी का नाम सुना है? अच्छा, रियल जूस का नाम सुना है? ये रियल जूस डाबर वालों का ही है, और पहले इनका पूरा प्रोडक्शन इंडिया में होता था। इन्होंने बहुत साल पहले अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट कर दिया चाइना, और काफी रॉ मटेरियल वहां से प्रोसेस करके इंडिया लाते हैं, कंसंट्रेट, क्योंकि वहां पे सस्ता है प्रोसेसिंग, और इंडिया में इसकी रिफिलिंग कर रहे हैं, बस सिर्फ रिफिलिंग करते हैं। पहले पूरे कंप्यूटर का मदरबोर्ड जापान से बना बनाया आता था, क्योंकि वहां सस्ता पड़ता था। अब इंडिया में प्रोडक्शन आने वाले 6 महीने साल भर में स्टार्ट होगा। तो क्यों हम अपना ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल चाइना से खरीदते हैं? क्योंकि वहां पे चीजें सस्ती है। गॉट इट क्लियर? बट कल को जब ये इंडिया में सस्ती हो जाएंगी तो प्रोड्यूसर्स विल डू व्हाट? दे विल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना और दे विल गेट इट फ्रॉम इंडिया ओनली। इंडिया। मारुति ने सुजुकी के साथ एक जॉइंट वेंचर किया कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं। इंडिया में तो गाड़ी बेचेंगे ही बेचेंगे, अगल बगल की कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करेंगे। रिसेंटली मारुति ने एक गाड़ी बनानी स्टार्ट की चिल्ड्रन, टाइटल्ड एज व्हाट? जिम्नी। इंडिया में तो अब वो बिकने लग गई है, बट पिछले 2 साल से उसका प्रोडक्शन चल रहा है, एंड इट इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर कंट्रीज। व्हाई नॉट इन जापान? दे आर प्रोड्यूसिंग, है ही कितना बड़ा देश, मोहल्ले बराबर तो देश है वो। वहां पे उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि गाड़ी सस्ते में बिक जाए। अच्छा मान लीजिए बन जाए, मान लीजिए सस्ते में बन भी गई, बट उसकी सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, इंडिया, थाईलैंड, नेपाल। तो जापान से जब बन के इंडिया आएगी ना, बांग्लादेश जाएगी, श्रीलंका जाएगी, चाइना जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। बट इंडिया में अगर उसको बनाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगल बगल नेशंस में कम होगा। तो इसलिए उनके लिए ज्यादा सुटेबल कहां पे इसको बनाना? इंडिया में। समझ गए बात को? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिस चीज को बनाने में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों, हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज वहीं पे एलोकेट करेंगे। तो अगर मेरे को लग रहा है कि फ्रेंच क्लासेस लेने में रेवेन्यू और प्रॉफिट ज्यादा है, तो मैं अपना ज्यादा समय किन बच्चों को दूंगा? चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे को नहीं आती फ्रेंच, सिर्फ स्पेलिंग आती है बस उसकी। समझ में आई बात? तो आपने एक बुटीक खोल लिया और आपको लग रहा है कि आपके शहर में, सूरत में ढेर सारे लोग बाहर से आते हैं दुल्हन का लहंगा खरीदने, तो आप नॉर्मल पैंट शर्ट की स्टिचिंग करेंगे या लहंगे की कस्टमाइज्ड स्टिचिंग करेंगे? तो आप अपने रिसोर्सेज लहंगा बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स को पता है कि हमारा ज्यादा क्लाइंटल डायमंड का है, तो वो ज्यादा स्टॉक डायमंड का रखेंगे अपने शोरूम में या सिल्वर और गोल्ड का? डायमंड का। समझ में आ गया? डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग्स, हर इंसान जो पैसा कमाता है बच्चों, क्या सारा का सारा पैसा खर्च कर देता है? नो। आप हैं सो कॉल्ड एक नॉर्मल पर्सन जो कुछ पैसा कमा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि पहले 8% इंटरेस्ट मिलता था बैंक की एफडी पे, अब कितना हो गया है? 10%. You will avoid wasteful spending and put your money into bank FD, or you will continue to spend बैंक FD. बट अगर आपको पता है कि 4% का तो सो कॉल्ड रिटर्न है बैंक में, कितने का? 1,00,000 रुपए अगर आज मैं बैंक में जमा कराता हूं, तो आने वाले टाइम में वो कितना हो जाएगा बच्चों? 1.4 लाख। कितना हो जाएगा? 1.4 लाख, 1,04,000। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आज का 1 लाख 1 साल बाद कितना हो जाएगा बच्चों? 1,04,000। और जो सामान आज बाजार में 1 लाख का है बच्चों, वो 1 साल बाद 1,08,000 का हो जाएगा।
विल आई बी एनेबलिंग माई सेल्फ कि मेरा बढ़ा हुआ पैसा मेरी नीड पूरी कर दे? नो। तो यहां पे इंसान आज 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्या करेगा? खर्च कर देगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच चिल्ड्रन? आज का 1 लाख रुपए 1 साल बाद कितना होगा बच्चों? 1,04,000। और अगर आप आज 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीद लेते हैं तो कल को वो सामान कितने का मार्केट में अवेलेबल होगा? समझना क्या? तो आपके सामने बात एकदम क्लियर है। आज का 1 लाख अगर 4% पे इन्वेस्ट हो, आफ्टर 1 ईयर जेब में कितने पैसे आएंगे? तो आपने डिसाइड किया चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। 1 साल बाद आप वो सामान मार्केट में खरीदने जाते हैं जो 1 साल पहले कितने का था, आज कितने का है? 1,08,000। विल दिस मनी बी प्रूविंग इटसेल्फ टू बी सफिशिएंट इनफ टू मेक यू बाय दिस कमोडिटी? नो। तो क्या आपका इन्वेस्ट करना फ्रूटफुल था? नॉट एट ऑल। बट जब बच्चों आपको लगे कि आपका 1 लाख रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 1 साल बाद 1,10,000 का हो जाएगा और वो सामान 1,08,000 का है, तब इन्वेस्ट करना फ्रूटफुल था कि नहीं था? समझ में आई बात आपकी? जीवांशी, तुषा जी, समझ में आ गया? यस यस सर। पक्का? तो मेरे को आज पता है कि माई 1 लाख एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ग्रो टू हाउ मच? और 1 साल बाद सामान कितने का होगा? मैं आज खर्च करूंगा इस 1 लाख को, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर मेरे को पता लग जाए मेरा 1 लाख रुपए 10% के रेट से 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 110, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा और 1 साल बाद सामान खरीद के भी 2,000 बचा लूंगा। तो हर पर्सन जब पैसा कमाता है तो वो 2 चीजें सोचता है, भाई नेसेसिटी पे तो खर्च करेंगे ही करेंगे, बाकी चीजों पे खर्च तब करेंगे जब लगेगा कि कल को बढ़ी हुई कमाई हमें खर्च नहीं करने देगी, हम खर्च कर ही नहीं पाएंगे, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो टुडे वी विल डू व्हाट चिल्ड्रन? हम आज स्पेंड कर देंगे। बट अगर लग रहा है हमारा बढ़ा हुआ पैसा वुड बी सफिशिएंट इनफ, आई रिपीट, वुड बी टू मेक अस स्पेंड मनी, तो हम क्या करेंगे? हम आज सेव कर लेंगे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म ना? तो कंज्यूमर्स इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी डिसाइड अमंग देमसेल्व्स कि बचाना है या खर्च करना है। तो अगर आपका बचा हुआ पैसा इतना ग्रो ही ना करे कि कल को आप खर्च कर पाए तो आप बचाएंगे बिल्कुल नहीं। बट आपको पता है पैसे बचाओ, कल को बहुत बढ़ेंगे और बढ़ के इतना मिल जाएगा कि खर्च करने के बाद भी बच जाएगा। इसको मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं कि आपका इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न दे, आई रिपीट, इतना रिटर्न दे कि जो महंगाई है ना, जो इन्फ्लेशन है, वो कंट्रोल हो जाए। तो एक बार इसको मैं फिर से लिखता हूं, 1 लाख रुपीज आज का फ्यूचर में हो जाएगा 1,10,000, करेक्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 10%। कमोडिटी का प्राइस 1 साल बाद हो जाएगा 1,08,000। व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन चिल्ड्रन? 8%। तो आपका पैसा बढ़ेगा 10% और महंगाई बढ़ेगी 8%। यू विल बी एनेबल्ड टू बाय और यू वॉन्ट? यू विल बी। तो आप क्या करेंगे आज बच्चों? सेव या स्पेंड? वेरी गुड। बट अगर सिचुएशन इस तरह की है, 1 लाख रुपए बढ़ के 1,06,000 होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चिल्ड्रन? 6%। और 1 लाख रुपए का सामान 1,08,000 का हो जाएगा, व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट चिल्ड्रन? 8%। टुडे व्हाट यू वुड डू? आप आज खर्च करेंगे और नहीं बचाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये चीजें कैपिटलिस्ट में होती है बच्चों, सोशलिस्ट में नहीं होती। क्यों नहीं होती सर? क्योंकि वहां पे आपके पास कोई रिसोर्स होता ही नहीं जहां पे आप इन्वेस्ट करके पैसा बढ़ा लो, क्योंकि सारे रिसोर्सेज ओन्ड बाय हूम है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको पैसा कमाने का मौका ही नहीं देगी। समझ में आ गया? तो मैंने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस थोड़ा सा बता दिया है, बाकी अगले लेक्चर में हम इसका जिक्र करेंगे। ओके?
दैट्स ऑल फॉर टुडे।